तो हमने देखा आप लोगों ने साइंस में कुछ बेसिक नियम याद कर रखे हैं, जितने भी हम लोगों के साइंस में जो कारक होते हैं, तत्व घटक होते हैं, उनके आपने सूत्र याद कर रखे हैं। तो उन्हीं सूत्रों की सहायता से हम लोगों को अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमें पता है, आप सब लोगों को पहले से याद है, गति के समीकरण गैलीलियो के द्वारा दिए गए हैं, न्यूटन के द्वारा नहीं दिए गए, किसके द्वारा दिए गए हैं, गैलीलियो के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा कंफर्म करने एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो गति के नियम हैं वो दिए गए हैं न्यूटन के द्वारा, जबकि गति के समीकरण किसके द्वारा दिए गए हैं, तो आप बोलेंगे गैलीलियो के द्वारा। ये क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में काफ़ी सालों से आता रहा है, बस कुछ लोगों को ये अधिक जानकारी नहीं है, तो आज से इसको भी याद रखें कि गति के समीकरण किसके द्वारा दिए गए, गैलीलियो साहब के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, तो जो गति के समीकरण हैं इन पर आधारित काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं आपको, क्योंकि हम लोगों की इच्छा भी है कि हम लोग लगातार गति करते हैं, हम लोगों का जीवन लगातार गति में रहे, इसलिए हम लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं में गति संबंधित काफ़ी क्वेश्चन देखने वाले हैं आप लोग। तो गति के समीकरण कितने माने गए हैं, 3 माने गए हैं, जिसमें से पहला समीकरण क्या है हम लोगों का, v बराबर u प्लस at। दूसरा समीकरण क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। तीसरा समीकरण क्या है, s बराबर at प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इनका यदि आपको यूज सीखना है तो पहले हम लोगों को इन संकेतों के अर्थ याद रखने चाहिए। ठीक है, तो इन संकेतों के अर्थ हम आपको लिख रहे हैं, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। बाकी शुरुआत में हम सबसे पहले लेना चाहिए यहाँ पे u, तो ये स्मॉल u लिखा मिलेगा आपको सभी किताबों, तो ये भी स्मॉल u है, बस फॉन्ट थोड़ी सी हम लोगों ने ऐसी ली है जिसमें स्मॉल u इस प्रकार से दिख रहा है। तो स्मॉल u इसको मानेंगे आप जब भी कोई वस्तु गति कर रही है, तो गति शुरू करते समय उसका जो सबसे पहला वेग है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो u का अर्थ होगा यहाँ पर हम लोगों का प्रारंभिक वेग। ठीक, केवल समझने पर ध्यान दें, अभी नोट करने पर ध्यान मत दें आप, तो इसको रिवाइंड करके फिर से देखना। फिर जो आपका v है वो क्या है हम लोगों का, जब वस्तु हमारी चलेगी और जिस पॉइंट पर उसको आप अब अंत में देख रहे हो वो हो जाएगा हम लोगों का अंतिम वेग। तो v होगा हम लोगों का वस्तु का अंतिम वेग, या तो रुकते समय भी हो सकता है, फिर आप 2 अलग अलग टाइम पर देख रहे हो, तो आप शुरुआती टाइम का जो वेग था वो आप मानेंगे u, और जो अंतिम टाइम आपने नोट किया उसको मानेंगे आप v, अंतिम वेग। फिर आप t तो वही है समयांतराल, कि जिस समयांतराल के लिए आप गणना करने वाले हो, तो केवल आप समय लिख के भी काम चला सकते हैं, समय से भी याद रख सकते हैं। फिर अगला, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं v तो ऊपर वाला सेम है, u ऊपर वाला सेम है, ट्वाइस भी जब करते हैं कुछ खास नहीं है। a क्या है, तो a का मतलब होता है एक्सेलरेशन, त्वरण। एक चीज़ ये भी बताते हैं हम लोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन ये भी बनता है, इसमें लिखा है गति के समीकरण। तो गति के समीकरण मुख्यतः किसके लिए बनाए गए हैं, तो गति है, मतलब गति तो कई प्रकार की है, तो गति के समीकरण मुख्यतः त्वरण की गणना के लिए बनाए गए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन भी हमने कुछ परीक्षाओं में देखे हैं। तो गति के समीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था, ताकि आप एक्सेलरेशन या त्वरण की गणना आसानी से कर सकें, इसके लिए बनाए गए थे। ठीक है, फिर अगला जो हमने दिखाया यहाँ पे s, तो s का मतलब यहाँ पे सेकंड्स ना हो के s का मतलब यहाँ पे विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। s का अर्थ यहाँ पे विस्थापन है। ठीक है, अब नीचे वाले समीकरण को ध्यान दें, तो आप s तो आप पढ़ चुके हैं, तो s का मतलब विस्थापन। विस्थापन को आप समझने के सेंस में दूरी लिख सकते हैं। बाकी हम लोग अब साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ्स में तो विस्थापन दूरी सेम है, लेकिन जब हम लोग साइंस या जब फिजिक्स में हैं, तो साइंस या फिजिक्स में आप क्या बोलेंगे, विस्थापन एक सदिश राशि है जबकि दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, तो आप इसको मानने के पर्पस में दूरी मान सकते हैं, लेकिन ये दोनों सेम नहीं होते हैं। तो s विस्थापन है, फिर से a हमारा त्वरण था, t समय था, 1/2 फिर से एक अचल राशि है, a हमारा त्वरण है और t क्या है, समय है। तो अब हम लोगों ने इनके सभी संकेतों के अर्थ ध्यान दे लिए। अब जब आपकी परीक्षा में कोई भी सवाल आएगा तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी मुख्यतः आपके सवाल में त्वरण की चर्चा हुई है, मेन तो किसकी चर्चा होनी चाहिए, त्वरण की। जब भी त्वरण की चर्चा होगी तो आपको अपने दिमाग में सबसे पहले क्या लेके आना है, गति के समीकरण। तो आप उस सवाल को बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। फिर आप लोगों को ये देखना है कि प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग क्या दिया है, समयांतराल या समय के रूप में क्या दिया, दूरी निकालना है। तो आप इनमें से कोई भी समीकरण का यूज करके देख सकते हैं। तो अभी हमने कुछ सवाल लेके आए हैं आप लोगों के लिए इन्हीं समीकरणों पर आधारित, तो उनको हम करते हैं। आगे भी हम लोगों को एक छोटी सी ब्रीफ क्लास बनानी, तो हमारा उद्देश्य बस ये था कि इन समीकरणों को आप समझ लें और एक एक सवाल हम लोग करके देख लेते हैं। तो हमने इस गति के समीकरण पर आधारित एक क्वेश्चन लिया है छोटा सा। एक कण जो है विराम अवस्था से शुरू करके 10 सेकंड के बाद 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो उस कण का आपको त्वरण ज्ञात करना है। तो इसको तो काफ़ी आसान सवाल हमने लिया है शुरुआत में आप लोगों के लिए। तो हमने यदि छोटा सा इसको डायग्राम बना के समझा, आप लोगों को परीक्षा में ये सब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने माना कि हमारा कण जो था यहाँ से चलना शुरू किया, तो शुरू में तो वो रुका हुआ था, तो विराम अवस्था में था, अर्थात उसका जो प्रारंभिक वेग है उसको हम लोग लिखेंगे u, और u की वैल्यू क्या रहेगी, 0।
ठीक है। तो जब वो शुरू में कोई चीज़ चलना शुरू करती, चलने से पहले रुकी थी, और रुकी हुई अवस्था में उसका वेग हो जाएगा 0। और 10 सेकंड बाद हमने माना कि वो यहाँ पहुँच गया, मतलब आप 10 सेकंड के बाद इसकी गणना करने वाले हो, तो 10 सेकंड बाद जब वो यहाँ पहुँचेगा तो इस स्थिति में उसका जो वेग रहेगा v, उसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 20 मीटर प्रति सेकंड। अभी आपसे दूरी नहीं पूछी गई है, ठीक है। तो हम लोगों से बस ये पूछा गया है कि विराम अवस्था से लेकर 10 सेकंड बाद 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने तक आपका त्वरण क्या है। तो त्वरण का हम लोगों को जो बेसिक फार्मूला याद है उससे भी इसको हम लोग कर सकते हैं। बाकी अभी हम आप लोगों को गति का समीकरण या गति के समीकरण समझाने वाले हैं। उस स्थिति के अनुसार ही हम लोग करके देखें तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोगों के पास u का मान है, क्योंकि विराम अवस्था का 0 था, भी u का मान, अंतिम वेग कितना दिया गया है हम लोगों को साफ लगा। 10 सेकंड के बाद आपको इस वाली स्थिति को निकालना है, तो 10 सेकंड के बाद ये आपकी अंतिम स्थिति है, तो अंतिम स्थिति का वेग आपको 20 मीटर प्रति सेकंड दिया है, ठीक है। t का मान दिया है, और हम लोगों से किसका मान पूछा, त्वरण का मान पूछा है। त्वरण को हम लोगों ने पीछे क्या देखा है, t देखा है। तो आपके पास एक ही समीकरण के लिए u है, t है, v है, a है। तो इस प्रकार से आप लोग ये निर्धारित करेंगे आपको दिया क्या क्या गया है और पूछा क्या क्या गया है। उस आधार पर आपने जो पीछे गति के समीकरण हमने आपको बताए थे, ठीक है ना, उनमें से आप लोग गणना कर लेंगे। हम लोग को v दिया है, u दिया है, a पूछा है, t दिया है, तो हम लोग इस वाले पहले समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। तो हम लोग अपना v बराबर u प्लस AT वाले समीकरण का उपयोग करेंगे। तो आपको v का मान कितना दिया है 20, u का मान कितना हो गया 0, a का मान कितना हम लोगों को निकालना है, t का मान कितना दिया हमने आपको 10 सेकंड। तो ये 0 की वैल्यू तो कुछ नहीं, तो आप लिखेंगे इसको a गुणा 10, और सामने कितना है 20, तो 10 दूनी कितना होगा 20। तो आप लोगों ने सर इतना ईजी सवाल, तो हम बोलेंगे हाँ, फिजिक्स में या साइंस में हम लोगों को अभी काफ़ी ईजी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हम लोगों का मध्य प्रदेश अभी भी साइंस के मामले में, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में इनिशियल स्टेज पर, ऊपर से हम लोगों के जो 10 जेल भरी की परीक्षा है वो 10th लेवल की मांगी, तो जहाँ पर ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं। बस आपसे अपेक्षा की जाएगी कि आप लोगों ने जो भी सीख रखा है उसमें से आप लोग उसका यूज कैसे करते हो, ठीक। तो उसमें कोई डीप के क्वेश्चन नहीं आने, बस आपको समझ के उस चीज़ को सही सही जगह अप्लाई करना है। फिलहाल ये क्वेश्चन इतना इजी था कि आप उसका आंसर इसकी सहायता से भी निकाल लोगे। लेकिन इसी क्वेश्चन में हम त्वरण की जगह पे आपसे पूछ लें दूरी क्या है, ठीक है। तो जो हम लोगों का जो a का मान 2 है वो तो आप यहाँ से भी प्राप्त कर पाए। कई लोग हमारी आलोचना कर रहे होंगे कि सर आपने इतने लंबे सूत्र से कराया है, वेग का मान हमें दिया है 20, समय लगा है 10, दोनों को काट दो तो कितना आ जाएगा 2। तो हमें बस हमारा उद्देश्य क्या था, आपको गति के प्रथम समीकरण का उपयोग करके दिखाना। तो हमने ये दिखा दिया है। यदि इसी सवाल में आपसे ये पूछा जाए कि हमारा कण विराम अवस्था से चलना शुरू करता है, 10 सेकंड बाद उसका वेग हो जाता है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो अब उसको दूरी, या फिर हमने दूरी को क्या बोला है पीछे, विस्थापन, क्योंकि हम लोगों के आजकल दूरी को विस्थापन लिख देते हैं, बाकी हमने पीछे बोला एकदम सही बात नहीं है। तो विस्थापन क्या, कुल विस्थापन कितना होगा, तो आपको विस्थापन को हमने कौन सा संकेत दिया है, s। तो आपको s की गणना करनी है। तो आप गति के समीकरणों से ध्यान देंगे कि हम लोग s की गणना कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। तो आप s का मान जब निकालने जाएंगे, तो जब आप s का मान निकालने जाएंगे तो हम लोगों को तीसरा समीकरण का यूज करना पड़ेगा, s बराबर ut प्लस हाफ AT², कुल दूरी निकालना। अब इसके लिए हम लोगों के पास कोई सामान्य सूत्र नहीं है, अब आपको गति के समीकरण पे ही आना पड़ेगा। तो हम आपको एक ही सवाल से दूसरी गणना करके दिखा रहे हैं। बस अब इसमें एक नई चीज़ आप लोग क्या देख रहे हैं, हम लोगों के सवाल में हम लोगों से विस्थापन पूछा जा रहा है, दूरी पूछी जा रही है। u का मान हम लोगों को प्रारंभिक वेग कितना दिया गया है, तो आप बोलेंगे सर हम लोगों को प्रारंभिक वेग 0 दिया गया है। t का मान कितना दिया है, 10 सेकंड दिया है, 1/2। अब हम लोगों को जो a का मान नहीं दिया गया था, तो हम लोग पहले से ही यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो ये वाला सवाल अपने आप 2 स्टेप में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले स्टेप से यहाँ से a का मान निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो इतने लेंथी सवाल कम ही आएंगे, इस टाइप की ईजी सवाल ज़्यादा आएंगे। फिर भी हमने आपको एक स्टेज आगे का सवाल समझा दे रहे हैं यहाँ पे। तो a का मान जो आपने पीछे 2 निकाला वो आप रखेंगे, t का मान कितना दिया हम लोगों को 10, तो वो रख देंगे। अंतिम वेग की जरूरत इस वाले सवाल में पड़ने वाली नहीं है। तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो हमने कुछ यहाँ पर लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक की, थोड़ा सुधार दें इसको। t का मान 10 था और यहाँ पे प्लस था और 1/2 था, तो ये वाली सेक्शन तो हो जाएगा 0। यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हमारा जो कण है जो यहाँ से 10 सेकंड तक चला है, उसका वेग हम लोगों को दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड। और 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जब आप 10 सेकंड तक चलोगे तो आपको लग रहा था हम लोग तो दूरी तय कर लेंगे 200, लेकिन हमारा आंसर मात्र कितना है 100,
क्यों? क्योंकि त्वरण जो है थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है, इसलिए जब उनको आप अपने सामान्य चाल बराबर दूरी बटे समय से या वेग बराबर विस्थापन बटे समय से निकालेंगे तो आपको सही आंसर मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए आप लोगों को किसका उपयोग करना सीखना पड़ेगा? गति के समीकरणों का। इसका रिवीजन करें, फिर से जब अपनी वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखें। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क करें, या फिर हम लोगों ने कल आप लोगों को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, व्हाट्सएप नंबर दिया था, उस पर भी आप हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं बनानी है। हम लोग दूसरी चीज़ों के अनुप्रयोग सीखेंगे। तो एक दूसरी चीज़ का अनुप्रयोग में हम लेके आए हैं आपके पास। एक वस्तु जो है 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना शुरू करती है। यदि वह एक समान त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गतिमान है तो 20 सेकंड बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो गति के समीकरण पर आधारित एक और सवाल दिया गया है आपके लिए, जिसको यदि हम थोड़ा सा चित्रात्मक तरीके से आपको समझाएं कि हमारी एक वस्तु है, वो मानिए इस वाले कण से चलना शुरू करती है, और यहाँ पर देखो साफ लिखा है शुरू करती है। शुरू करती मतलब प्रारंभ करती है। तो आपको प्रारंभिक वेग क्या दिया है? यू का मान कितना दिया है? 5 मीटर प्रति सेकंड। आपको मात्रकों पे भी ध्यान देना है। मात्रक क्या है हमारे? मीटर प्रति सेकंड। तो हम लोगों को दी SI मात्रक आप सबने याद की हमारे ख्याल से। तो SI मात्रक होता है चाल का मीटर प्रति सेकंड या वेग का मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटे में दिया होगा तो आपने रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन में मैथ्स में सीखा, आपको 18/5 या 5/18 से गुणा करके उसको चेंज करना पड़ेगा। तो सारे सवाल फिजिक्स में या साइंस में आपको SI मात्रक में ही करने हैं ताकि आंसर आपको सही मिले। कई बार आप लोग सूत्र लगा के आंसर तो निकालते हैं, लेकिन हम लोगों को जो आंसर्स मिलते हैं वो सही नहीं मिलते। उसका मेन कारण क्या होता है कि हम लोगों ने सही प्रकार के मात्रकों में कैलकुलेशन नहीं की है। तो मात्रकों पर भी विशेष ध्यान देना है आपको। अब हमें अगला पॉइंट क्या दिया है कि 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो चलना शुरू करती है और 20 सेकंड तक चलती रहती है। 20 सेकंड तक वो चलती रहती है, अर्थात आपको टी का मान दिया गया है। तो 20 सेकंड तक चलने के बाद उसका वेग नहीं दिया, मतलब आपको भी की वैल्यू नहीं दी है, लेकिन आपको ए का मान कितना दिया है? 20 नहीं, केवल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। हम लोगों के पास यू का मान है, ए का मान है, टी का मान है, और दूरी निकालनी है। और दूरी का अर्थ होता है क्या? तो आप बोलेंगे एस की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो पीछे आप फिर से बोलेंगे सर अभी तो आपने करके दिखाया था, तो हम बोलेंगे हाँ भैया पक्का करके दिखाया था। तो हम लोगों ने एस का समीकरण मतलब विस्थापन का समीकरण क्या देखा था? ut प्लस हाफ AT²। तो हम लोगों ने देखा एस का मान हम लोगों से पूछा गया है, यू का मान शुरू मात्रा मतलब प्रारंभिक वेग दिया है, टी का मान भी हम लोगों को दिया है 20 सेकंड, ए का मान हम लोगों को कितना दिया? 2। तो इस वाला सवाल अब एक ही स्टेप में हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पीछे भी आपको इसकी गणना करके दिखा दी थी। तो जब आप लोग एस का मान निकालने जाएंगे तो यू का मान हमने आपको कितना दिया है? 5, टी का मान कितना दिया है? 20 और 1/2 जाए कहते हैं। ए का मान कितना दिया हमने? 2, और टी का मान कितना दिया हमने आपको? 20, जिस पे लगाएंगे आप 2 की घात। यहाँ पर 2 से 2 काट लेंगे आप। एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 20 जा 100, और प्लस में 20 का कितना हो जाएगा? 400। तो हमारा आंसर कुल मिला के कितना आ जाएगा? 500। तो इस प्रकार की स्थिति में जब देखो, अब आपको फिर से एक छोटा सा डाउट बता दें, यदि आप सीधा ये लगाते हो कि आप 5 की गति से 20 सेकंड तक चल रहे हो तो मात्र चल पाओगे 20 पंचे 100, लेकिन 20 सेकंड तक आपका वेग कितना बढ़ता रहा था? 2 बढ़ता रहा। त्वरण का मतलब क्या है? वेग परिवर्तन की जब ये प्लस में दिया मतलब वृद्धि हो रही थी, तो उस वृद्धि को यदि आप काफ़ी देर तक जोड़ के करोगे तो आंसर या तो देर में आता है या गलत आता है। यदि आप जल्दी चाहते हैं तो आपको इन गति के समीकरणों का उपयोग करना सीखना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ईजी है। बस ये समीकरण याद रखें और संकेतों के अर्थ को समझते हुए सही जगह मान रखें, और थोड़ा सा गणितीय कैलकुलेशन करेंगे, आपको आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। गति के समीकरण माना कि हम लोगों ने उपयोग करना सीख लिए हैं, द्वितीय समीकरण का उपयोग भी आप लोग कर सकते हैं। तो अभी हम आप लोगों को छोटे से वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डेटा देने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा गति ज़्यादा रखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है, एक बंदूक से 20 ग्राम की गोली 200 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है। तो ये बंदूकें चल रही जेल पहले के पेपर में, जबकि मिलना भाला है हम लोगों को। 2 किलोग्राम की बंदूक किस वेग से पीछे की ओर हटेगी? तो इसमें क्या होगा? अब यहाँ पे आप लोगों को वजन भी दिया गया है 2 किलोग्राम, मतलब यहाँ पे हमने पीछे जो गति का समीकरण सीखा है उस गति के समीकरण में कहीं भी हम लोगों ने देखा किलोग्राम मतलब द्रव्यमान अर्थात मास का फिर स्मॉल m का उपयोग तो नहीं हुआ था। तो हम लोगों को अब संकेतों को उठा के फिर से देखना है कि यहाँ पे हम लोगों को एक बार ये दिया है वजन या द्रव्यमान, एक बार वजन या द्रव्यमान ये दिया है, और साथ में वेग दिया है। तो हम लोगों को याद आया द्रव्यमान और वेग साथ में किस किस में होते हैं? तो वेग के साथ द्रव्यमान, अर्थात ये क्वेश्चन जो उठाया गया है आप लोगों को उठाया गया है संवेग से या फिर गति के तृतीय नियम से। और संवेग का सूत्र आप सबको याद है, द्रव्यमान गुणा
बेग। और संवेग संरक्षण का नियम भी आपने पढ़ रखा है कि टक्कर के पहले और टक्कर के बाद संवेग क्या होता है, बराबर होता है। तो वही यहाँ पे हो रहा है, गोली चलने से पहले मतलब गोली जाएगी उस साइड और गोली चलने के पहले हम लोग जो कहाँ हटेंगे, पीछे। तो टक्कर हम लोगों से बंदूक की होगी तो बंदूक थोड़ी सी पीछे आएगी, तो बंदूक के पीछे हटने में भी कोई ना कोई गति होगी, वही आपसे पूछी गई गति अर्थात बेग होगा, वो हम लोगों से पूछा गया है। तो संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से एक ही घटना जितनी उस साइड होती है। संवेग संरक्षण के नियम किस पर आधारित है, तो आप बोलेंगे गति के तृतीय नियम पे। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी। उस आधार पे आप लोग जब लेके जाएंगे संवेग संरक्षण के नियम से, तो इसको यदि हम संकेतों में लिख दें आपको अब कि द्रव्यमान को लिखेंगे आप m और वेग को क्या लिखेंगे v। तो पहली स्थिति में जब गोली चली है तो उसका जो मास है द्रव्यमान होगा m1 और वेग हो जाएगा v1। और गोली चलने के बाद जो बंदूक को पीछे हटना है गति के तृतीय नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से, उसको आप लिखेंगे क्या, m2 इंटू v2। बस हम लोगों को ये ध्यान देना है कि m1 क्या है अब पहली स्थिति, v1 क्या है पहली स्थिति का वेग, ठीक है, पहली स्थिति का द्रव्यमान, ये पहली स्थिति का वेग, और ये क्या है m2 दूसरी स्थिति का द्रव्यमान, और ये v2 क्या है दूसरी स्थिति का वेग। तो यहाँ पे हम लोग अब देखें तो थोड़ा सा चित्र बना कर दे देते हैं। ये मानिए हम एक सुंदर सी बंदूक बना रहे हैं जो आपको मिल सकती है जल्द भरी बनने पर, इसका उपयोग नहीं करना बिना किसी कारण के। तो यहाँ से जब गोली निकलेगी, ये मानिए हमारी गोली जा रही है, तो गोली जाएगी इस दिशा में, तो गति के तृतीय नियम से आप उसी को बोलेंगे संवेग संरक्षण का नियम। गोली जाएगी आगे, बंदूक लगेगी कहाँ, पीछे की ओर। सब लोगों को पता बंदूक चलाना इतना आसान काम है भी नहीं है। तो बंदूक हटेगी पीछे, तो बंदूक के पीछे हटने में उसकी वेग या गति क्या होगी वो हम लोगों को निकालना है, जो कि डिपेंड किस पे करेगा, इस गोली के द्रव्यमान और बंदूक के द्रव्यमान पे। हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और सोच के लगाएंगे, थोड़ा जब समझा दें इसको पूरा, कि गोली की गति बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है, और यहाँ पे बंदूक की गति थोड़ी सी कम होगी क्योंकि उसका द्रव्यमान कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इन वाली चीज़ों को आपको समझना है। तो इतना समझने के बाद हम आपको सीधा बोल देते हैं भैया ये वाली चीज़ हम मान लेते हैं गोली के लिए, और ये वाली चीज़ मान लेते हैं किसके लिए, बंदूक के लिए। अब वैसे यहाँ वहाँ भी कर सकते हैं कि दोनों स्थितियाँ हैं तो बराबर। तो गोली का द्रव्यमान आपको कितना दिया है, 20 ग्राम, उसका वेग कितना दिया है, तो आप बोलेंगे 200 मीटर प्रति सेकंड। अब बंदूक का द्रव्यमान किस में दिया है, 2 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हम केजी भी लिखेंगे, और v2 का मान हम लोगों को बंदूक का वेग निकालना है। अब आप हमें थोड़ा सा आगाह करेंगे, सर अभी तो पीछे आपने बोला सभी जगह मात्रक SI होने चाहिए। SI मतलब सब इंस्पेक्टर नहीं, यहाँ पे SI पद्धति हो रही है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल वाले मात्रक की बात हो रही है। SI आगे जाके बनना आप लोग। तो यहाँ पे जो 20 ग्राम है ये भी द्रव्यमान का मात्रक है, 2 किलोग्राम ये भी द्रव्यमान का मात्रक है, लेकिन दोनों SI मात्रक नहीं है। हम लोगों को याद होना चाहिए SI मात्रक तो क्या है, किलोग्राम। तो आप इस ग्राम को किस में चेंज करेंगे, किलोग्राम में। तो आपको इस ग्राम में किससे भाग लगाना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे सर जैसे ही हम इस ग्राम में 20 ग्राम में 1000 से भाग लगा देंगे तो हम लोगों का ये किस में चेंज हो जाएगा, किलोग्राम में, क्योंकि हम सबको याद है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब हम लोग इस v2 का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो जब आप v2 का मान निकालने के लिए पहुँचेंगे तो यहाँ के पहले हम 3 0 1 काट देते हैं, ठीक है, और 1 2 से आप 1 2 भी काट दोगे, मात्र क्या बचेगा 2, और v2 के रूप में क्या आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। ये भी बहुत ज़्यादा वेग है, आप लोग भले लग रहा है कम है, तो हमारी जो बंदूक है किस वेग से पीछे को हटेगी, 2 मीटर प्रति सेकंड से। तो आपको बस इतना छोटा सा फार्मूला m1 v1 बराबर m2 v2 संवेग संरक्षण का नियम, फिर गति के तृतीय नियम का उपयोग आप करते हुए इससे आंसर निकाल सकते हो। ये वाला क्वेश्चन भी पिछले साल मतलब पिछली कई परीक्षाओं में हमने आरक्षक में, असिस्टेंट ग्रेड 2 में, SI जैसे पेपरों में आते हुए देखा है, इसलिए इसको हमने आपसे शेयर किया, जो कि आगे आने वाली परीक्षा में फिर से काम में आएगा। आपका संख्याएं चेंज हो सकती हैं लेकिन नियम चेंज नहीं होगा, इसलिए साइंस पढ़ना थोड़ा सा इजी और आसान हो जाता है कि एक बार पढ़िए, उपयोग बार बार कीजिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है हमने आपको, एक 10 किलोग्राम का पिंड है। ये इन छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान न दें, परीक्षा पर ध्यान दें। मानिए पिंड लिखा है, 10 किलोग्राम का पिंड है, पृथ्वी पर टकराते समय कितना बल आरोपित करेगा। जैसे हम लोग यदि कभी ऊपर से नीचे कूदते हैं तो हम लोग देखते कूदते समय हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चोट लगने के चांस होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो पिंड है जब जितना ऊपर से गिरेगा हम लोगों की ज़मीन को उतना ही नुकसान पहुंचाएगा, मतलब वो कोई ना कोई बल तो आरोपित करेगा नीचे लगने वाली सतह पर। तो हम लोगों को यहाँ पे बल की गणना करनी है, और हमारे ख्याल से आप लोगों को पहले से बल का सूत्र भी याद है।
तो याद आप लोगों को जो सब कुछ है पहले से, उन्हीं को बस आपको आसान तरीके से उपयोग करना सीखना है। तो बल का सूत्र हमारे ख्याल से आपको याद है, विस्थापन गुणा द्रव्यमान या द्रव्यमान गुणा विस्थापन। हम उसी फ्लो में लिखते हैं जिस फ्लो में आपको याद है। पहले हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं सामान्यतः, द्रव्यमान